नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम हिंदी से जो है प्रैक्टिस सेट 46 जो है डिस्कस करेंगे। और इससे पहले दोस्तों 45 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं हिंदी से, जिनको आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। साथ ही साथ दोस्तों हम यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन को जो है डिटेल में कवर करते हुए चलेंगे और साथ ही साथ आप लोग आंसर करते हुए चलेंगे। आज हम चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 से। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर करेंगे दोस्तों। 27 है, हिंदी काव्य शास्त्र की निम्नांकित कृतियों का सही कालानुक्रम है। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ रचनाएं दे रखी हैं, आपको जो है इसको सही क्रम में लगाना है। पहला है दोस्तों देखिए, रसिक प्रिया, कवि कुल कल्पतरु काव्य निर्णय, रस रहस्य रसिक प्रिया। दूसरा देखिए, कवि कुल कल्पतरु रस रहस्य काव्य निर्णय, या फिर रस रहस्य काव्य निर्णय कवि कुल कल्पतरु, या फिर रसिक प्रिया, या फिर कवि कवि कुल कल्पतरु रसिक प्रिया काव्य निर्णय, या फिर रस रहस्य। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इनको सही क्रम में लगाना है कालानुक्रम के अनुसार। तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 27 का राइट आंसर। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर किसकी रचना हुई थी, यहाँ पर आपको दोस्तों याद रखना है इनका जो है प्रकाशन वर्ष। ठीक, तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ठीक है, ध्यान रखेंगे बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रसिक प्रिया दोस्तों ये किसकी रचना है, आपको ध्यान में रखना है। रसिक प्रिया दोस्तों आपने पढ़ा है केशव दास की रचना है। ठीक है, किसकी रचना है, केशव दास की रचना है। ठीक है, और कवि कुल कल्पतरु जो है ये किसकी रचना है, कवि कुल कल्पतरु, ये मैंने आपको बताया था किसकी रचना है। ये रचना है दोस्तों चिंतामणि की। ठीक है, किसकी रचना है, चिंतामणि की रचना है। ठीक है, और रस रहस्य की बात करें तो रस रहस्य दोस्तों इसकी रचना की थी कुलपति मिश्र ने। ठीक है, कुलपति मिश्र। ठीक है, और काव्य निर्णय की बात करें तो काव्य निर्णय दोस्तों इसकी रचना की थी, किसने की थी, भिखारी दास ने। ठीक है, ये सारी रचनाएं मैंने आपको बता रखी हैं। ठीक, भिखारी दास। ठीक है, भिखारी दास की रचना है दोस्तों काव्य निर्णय। तो साथ ही साथ दोस्तों आपको जो है इनका प्रकाशन वर्ष भी ध्यान में रखना है। जैसे आपका रसिक प्रिया का जो प्रकाशन हुआ था दोस्तों कब हुआ था, 1591 में हुआ था। ठीक है, 1591 में हुआ था रसिक प्रिया का प्रकाशन वर्ष, याद रखेंगे। और कवि कुल कल्पतरु का जो है प्रकाशन वर्ष है आपका 1650 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। और रस रहस्य की बात करें तो रस रहस्य का प्रकाशन हुआ था 1670 ईस्वी में। ठीक है, कितने में हुआ था रस रहस्य का, 1600, नोट कर लें 1670 में, 1670 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। और यहाँ पर काव्य निर्णय की बात करें तो काव्य निर्णय का प्रकाशन हुआ था 1746 में। ठीक है, 1746 में। तो दोस्तों आपको इनका प्रकाशन वर्ष ध्यान में रखना है। रसिक प्रिया का प्रकाशन वर्ष है आपका 1591, और कवि कुल कल्पतरु का 1650, और रस रहस्य का 1670, और काव्य निर्णय का 1746। और इनके रचनाकार मैंने आपको बता दिया, रसिक प्रिया केशवदास की रचना है, कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि की है, रस रहस्य आपका कुलपति मिश्र, और काव्य निर्णय भिखारी दास। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28, इसका आंसर करेंगे। 28 है दोस्तों, इनमें से किस विकल्प के सभी ग्रंथ जो है लक्षण ग्रंथ हैं। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर 28 का राइट आंसर। आपको बताना है यहाँ पर कौन से ऑप्शन में जो है सभी ग्रंथ जो हैं लक्षण ग्रंथ हैं। तो 28 का राइट आंसर कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तो यहाँ पर 28 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भाषा भूषण, ललित ललाम। ठीक है, कवि कुल कल्पतरु, और काव्य रसायन। ये दोस्तों किस प्रकार के ग्रंथ हैं, ये सभी जो हैं आपके लक्षण ग्रंथ हैं, ध्यान रखेंगे। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर करेंगे दोस्तों। नीचे दी गई रचनाओं के आधार पर उत्तर दीजिए। पहला है अष्टयाम, दूसरा है अलंकार माला, तीसरा है राग रत्नाकर और चौथा है अंग दर्पण। किस विकल्प की सभी रचनाएं जो हैं देव की नहीं है, यहाँ पर पूछा है। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सी रचनाएं देव की नहीं है ये बताना है आपने। तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। देखिए दोस्तों, मैंने आपको जो है देव की रचनाएं सब बता रखी हैं। देव की रचनाएं कौन कौन सी हैं, जैसे आपका अष्टयाम जो है देव की रचना है, ठीक है। और कौन सी रचना है देव की, राग रत्नाकर, ठीक है। ये दो रचनाएं जो हैं किसकी हैं, ये देव की रचनाएं हैं। यहाँ पर पूछा है रचनाएं जो नहीं हैं देव की वो कौन सी है। एक आपका अलंकार माला हो गया और दूसरा अंग दर्पण हो गया, यानी कि दूसरा और चौथा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 29 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। दूसरा और चौथा जो है ये देव की रचना नहीं है दोस्तों। दोनों देव की रचना कौन कौन सी हैं, अष्टयाम और राग रत्नाकर, ये देव की रचना है। अलंकार माला किसकी रचना है दोस्तों, ये भी मैंने आपको बताया था। अलंकार माला है सुरति मिश्र की रचना, ठीक है। अलंकार माला किसकी रचना है, सुरति मिश्र, ठीक है। सुरति मिश्र की रचना है अलंकार माला। और अंग दर्पण तो मैंने आपको कई बार बताया है। अंग दर्पण जो है किसकी रचना है, ये रचना है दोस्तों रसलीन की। किसकी रचना है, रसलीन की रचना है अंग दर्पण। ये मैंने कल के प्रैक्टिस सेट में आपको बताया था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक। तो रचनाएं ध्यान में रखेंगे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिणाम के हिसाब से नहीं होता है बल्कि गुण के हिसाब से होता है। शुक्ल जी का यह कथन जो है किस रीतिकालीन कवि के संबंध में है। ऑप्शन देखिए, सेनापति, पद्माकर, बिहारी और भूषण। चलिए आंसर कीजिए, इसका क्या हो जाएगा 30 का। आपको बताना है दोस्तों, ये जो कथन दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ये कथन है दोस्तों। और किसके रीतिकाल की किस कवि के संदर्भ में कहा है। किसी कवि का जो यश है उसकी रचनाओं के परिणाम के हिसाब से नहीं होता बल्कि गुण के हिसाब से होता है। तो ये दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, किसके संबंध में कहा है, बिहारी के, ठीक है। तो यहाँ 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और आप जानती हैं बिहारी जो है आपकी रीतिकालीन रीति सिद्ध कवि हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31, इसका आंसर करेंगे। जन्म काल के अनुसार इन कवियों का सही कालानुक्रम है। तो यहाँ पर जन्म काल से पूछ लिया। मैंने आपको बताया था कि आप लोग जो है जन्म और मृत्यु को भी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि कभी जो है जन्म काल और मृत्यु से भी आपके क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है आपको, जन्म काल के अनुसार कवियों का जो है सही कालानुक्रम क्या होगा। तो यहाँ पर दिए हैं दोस्तों ऑप्शन देखिए, देव केशव, चिंतामणि देव पद्माकर, केशव चिंतामणि देव पद्माकर। तो यहाँ पर ये पता होना चाहिए आपको कि इनमें से सबसे पहले किसका जन्म हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 31 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ठीक है। केशवदास, चिंतामणि देव और पद्माकर, ठीक है। ये जन्म काल के अनुसार दोस्तों कवियों का सही कालानुक्रम है, जिसमें आप जानती हैं केशवदास का जो जन्म हुआ था कब हुआ था। केशवदास का जन्म हुआ था 555 ईस्वी में, सॉरी 1555 ईस्वी में, ठीक। 1555 ईस्वी में केशवदास का जन्म हुआ था। चिंतामणि की बात करें तो चिंतामणि का जो जन्म हुआ था कब हुआ था दोस्तों, 1609 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, चिंतामणि का जन्म। और देव की बात करें तो देव का जन्म हुआ था दोस्तों कवि देव का 1673 में, ठीक है, 1673 ईस्वी में हुआ था देव का जन्म। और पद्माकर की बात करें तो पद्माकर का जन्म हुआ था 1753 में, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो है इनका जन्म दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको जो है इनका जन्म वर्ष जो है ध्यान रखना है, ठीक। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर करेंगे दोस्तों। निम्नांकित में से किस ग्रंथ में सही काव्यांगों का विवेचन यानी कि सर्वांग विवेचन किया गया है। ऑप्शन देखिए, रस विलास, ललित ललाम,
शिवराज भूषण या फिर कवि कुल कल्पतरु। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पर। निम्नांकित में से किस ग्रंथ में सही काव्यांगों का विवेचन यानी कि सर्वांग विवेचन किया गया है। तो 32 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर। 32 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कवि कुल कल्पतरु। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और कवि कुल कल्पतरु दोस्तों ये किसकी रचना है आपको ध्यान में रखना है। ये रचना है दोस्तों चिंतामणि त्रिपाठी की। किसकी रचना है। चिंतामणि त्रिपाठी की रचना है कवि कुल कल्पतरु। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक, और इसमें दोस्तों जो सभी काव्यांग हैं सभी काव्यांगों का विवेचन जो है यानी कि सर्वांग विवेचन किया गया है। बाकी यहाँ पर अन्य जो रचनाएं दी हैं आपकी ये भी आपको ध्यान में रखना है कि किसकी रचना है। ठीक है, आपका जो है यहाँ पर जैसे बात करें रस विलास की, तो रस विलास किसकी रचना है ये मैंने बताया था आपको। ये देव की रचना है दोस्तों। रस विलास किसकी रचना है, देव की रचना है। और ललित ललाम की बात करें तो ललित ललाम जो है आप जानते हैं किसकी रचना है ललित ललाम। तो ये मतीराम की रचना है दोस्तों, मतीराम। ठीक है, और यहाँ पर शिवराज भूषण की बात करें तो शिवराज भूषण आप जानते हैं किसकी रचना है, ये भूषण की रचना है। ठीक, ठीक है, तो यहाँ पर आपको दोस्तों ये सारी रचनाएं जो ग्रंथ हैं इनके रचनाकार याद रखने। ठीक, जैसे रस विलास देव की रचना है, शिवराज भूषण भूषण की रचना है, ललित ललाम मतीराम की रचना है, और कवि कुल कल्पतरु ये चिंतामणि त्रिपाठी की रचना है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 33, इसका आंसर करेंगे। 33 है दोस्तों जयसी के पद्मावत में पद्मावती कहाँ की राजकुमारी थी। ऑप्शन देखिए सिंहल द्वीप, नागदेश, अवंतिका, चित्तौड़। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर 33 का। पद्मावत आप जानते हैं जयसी ने लिखा है, और इसमें पद्मावती जो है कहाँ की राजकुमारी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिंहल द्वीप। ठीक है, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, जयसीकृत पद्मावत में पद्मावती जो है ये सिंहल द्वीप की राजकुमारी है दोस्तों। पद्मावत के पात्रों और स्थानों के प्रतीकार्थ भी दोस्तों जैसे आपका रत्नसेन आपने पढ़ा होगा, रत्नसेन मन। ठीक है, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, तो सिंहल द्वीप आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर करेंगे दोस्तों। 34 क्या है देखिए। 34 है दोस्तों उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा है। तो दोस्तों आपने आंसर करना है तुलसीदास, सूरदास, जयसी, घनानंद। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 34 का। उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 34 का ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 34 का, मलिक मोहम्मद जैसी। ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर 34 का। दोस्तों उनने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा है। यह कथन जैसी के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है दोस्तों। किसने कहा है अगर आपको पूछा जाएगा तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक, पूछ लिया जाएगा ये किसने कहा है जयसी के संदर्भ में, तो ध्यान रखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और आप जयसी के बारे में दोस्तों जानती हैं जयसी जो है भक्तिकाल की प्रेमाश्री शाखा के कवि हैं। ठीक है, प्रेमाश्री शाखा के कवि हैं दोस्तों जयसी। और जयसी की रचनाएं आपने सभी ने पढ़ी हैं, जैसे आपका पद्मावत हो गया, अखरावट हो गया, आखिरी कलाम हो गया। ये रचनाएं किसकी हैं, मलिक मोहम्मद जयसी की हैं। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में दोस्तों यहाँ पर पंक्तियाँ दी हैं, आपको बताना है। यहाँ पर देखिए 35 में क्या रहेगा आंसर। तनचित उर्मन राजा कीना, ही सिंहल बुद्धि पद्मिनी चीना, गुरु सुवा जेहि पंथ दिखावा, बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा। तो उक्त पंक्तियों में दोस्तों पद्मावत की कौन सी विशेषता परिलक्षित है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हैं विरह का अतिरंजित वर्णन, लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिकता का संकेत,
नारी विषयक अनुदात्त अवधारणा या फिर धार्मिक असहिष्णुता। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 35 का दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये जो पंक्तियाँ हैं दोस्तों ये परिलक्षित करती हैं पद्मावत जो है आप जानती हैं मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन बी। लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिकता का संकेत, ठीक है, ये परिलक्षित करता है दोस्तों, तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आप जानती हैं लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिकता का संकेत जो है ये पंक्तियाँ परिलक्षित करती हैं। और पद्मावत आप जानती हैं, पद्मावत जो है यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित सूफी काव्य परंपरा का क्या है, प्रसिद्ध महाकाव्य है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों आपको ध्यान में रखना है इस महाकाव्य में कुल कितने खंड हैं अगर आपको पूछा जाए, यानी कि पद्मावत में कितने खंड हैं कुल अगर आपको पूछा जाएगा तो याद रखेंगे 57 कुल जो है इसमें क्या है खंड हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मलिक मोहम्मद जैसी की रचनाओं की बात करें तो पद्मावत हो गया, अखरावट हो गया, आखिरी कलाम हो गया, ठीक है, चित्ररेखा हो गया, ठीक है, कहरानामा हो गया, तो सारी रचनाएं किसकी हैं, मलिक मोहम्मद जैसी की हैं, आप सभी ने पढ़ी हैं। ठीक, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। 36 का आंसर करेंगे दोस्तों, इनमें से अवधि की प्रारंभिक कृति मानी जाती है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनमें से अवधि की प्रारंभिक रचना जो है मानी जाती है अवधि भाषा की, कौन सी है बताइए, चंदायन, मधुमालती, मृगावती या फिर चित्रावली। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा 36 का। अवधि की प्रारंभिक रचना किसे माना जाता है, तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, किसे माना जाता है, चंदायन को माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है आपका ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चंदायन अवधि की प्रारंभिक कृति मानी जाती है। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, आपको पूछ लिया जाएगा, ठीक है, तो ये किसने कहा है। ठीक है, यानी कि चंदायन को जो है अवधि की प्रारंभिक रचना किसने माना है, तो ये माना है दोस्तों, किसने माना है, ये माना है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, राम कुमार, ठीक है, राम कुमार वर्मा। ठीक है, राम कुमार वर्मा का नाम याद रखेंगे। इन्होंने दोस्तों इसे जो है क्या माना है, प्रथम जो है काव्यकृति माना है अवधि की। ठीक है, पूछ लिया जाएगा आपको अवधि की प्रारंभिक कृति चंदायन को किसने माना है, तो राम कुमार वर्मा का नाम याद रखेंगे। और चंदायन की बात करें दोस्तों, चंदायन किसकी कृति है, किसकी रचना है, इसके रचनाकार कौन है, तो ये ध्यान रखेंगे, मुल्ला दाऊद। ठीक है, मुल्ला दाऊद की रचना है दोस्तों चंदायन, मुल्ला दाऊद। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो चंदायन है दोस्तों, चंदायन को दोस्तों क्या आप कहते हैं, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने जो है चंदायन को क्या कहा है, लोक कथा कहा है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, आपको पूछ लिया जाएगा चंदायन को जो है किसने जो है लोक कथा नाम से संबोधित किया है, लोक कथा। अब चंदायन को लोक कथा नाम से किसने संबोधित किया है, तो आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त, माता प्रसाद। ठीक है, माता प्रसाद गुप्त का नाम ध्यान रखेंगे। ठीक, तो ये भी आपको पूछ लिया जाएगा कि चंदायन जो है, चंदायन को लोक कथा नाम से किसने संबोधित किया है, तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त। ठीक है, साथ ही साथ चंदायन को अवधि की प्रारंभिक रचना किसने माना है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। ठीक है, इसको ऐसे ही दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। बात करें मुल्ला दाऊद की दोस्तों, तो मुल्ला दाऊद जो है सूफी प्रेम मार्गी शाखा के कवि माने जाते हैं, मुल्ला दाऊद। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखना है, चंदायन से सारे फैक्ट। और अदर रचनाओं की बात करें, अन्य जो इसमें रचनाएं हैं आपकी, उनको भी आपने ध्यान में रखना है। जैसे आपका यहाँ पर मधुमालती है। ठीक है, मधुमालती की बात करें तो मधुमालती के रचनाकार कौन है दोस्तों, मधुमालती के रचनाकार कौन है, मंझन। ठीक है, कौन है, मंझन है, मंझन की रचना है मधुमालती। और साथ ही साथ यहाँ पर मृगावती की बात करें तो मृगावती आप जानती हैं महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, किसकी रचना है, ये रचना है कुतुबन की। ठीक है, कुतुबन की रचना है दोस्तों मृगावती। ठीक है, और इसको जो है कुतुबन ने दोस्तों किस भाषा में लिखा था, मृगावती को अवधी भाषा में लिखा था।
ठीक है, पूछ लिया जाएगा आपको अवधी भाषा। ठीक, आपको पूछ लिया जाएगा कि मृगावती जो है इसको किस भाषा में लिखा गया है, तो इसको अवधी भाषा में लिखा गया है दोस्तों कुदबन के द्वारा। ठीक, बाकी बात करें चित्रावली की, तो चित्रावली दोस्तों ये जो रचना है ये उस्मान की रचना है चित्रावली। ठीक है, उस्मान। ठीक है, तो ये आपको सारी रचनाएं ध्यान में रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 37 का आंसर करेंगे दोस्तों। 37 है जायसी ने नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ जो है किस माह से किया है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। दोस्तों 12 मासा जो है ये आपको ध्यान में रखना है। 12 मासा मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत के नागमती वियोग खंड का क्या है, एक अंश है। ठीक है, नागमती वियोग खंड का क्या है, एक अंश है दोस्तों 12 मासा। तो ध्यान रखेंगे इसको। इसका प्रारंभ किस मास से किया है, तो ध्यान रखेंगे 37 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आषाढ़। ठीक है, ध्यान रखेंगे जायसी ने नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ जो है आषाढ़ मास से किया है। 12 मासा दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत की नागमती वियोग खंड का एक अंश है, और इस खंड में राजा रत्नसेन के वियोग में रानी नागमती की विरह व्यथा का वर्णन किया गया है। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 में दोस्तों आपको बताना है, यहाँ पर पंक्ति दे रखी है, देखिए टप टप बूंद पर ही जस ओला, बिरह पवन होई मारे झोला। तो पंक्ति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रेखांकित अंश से आशय ग्रहण किया है। आपको रेखांकित अंश दिया है बिरह पवन होई मारे झोला। तो इन रेखांकित अंश का आशय जो है आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, पहला क्या है, वात के प्रकोप से अंग का शून्य हो जाना, विरह रूपी पवन से राख बन उड़ जाना, कृशकाय होने के कारण असंतुलित होना, या फिर शरीर का अत्यधिक कंपित होना। तो यहाँ पर आपको बताए दोस्तों, यहाँ पर जो पंक्ति दे रखी है यहाँ पर आपको बताना है जो रेखांकित किया है यहाँ पर बिरह पवन होई मारे झोला, इस रेखांकित अंश से आशय क्या ग्रहण किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो यहाँ पर 38 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, 38 का ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, वात के प्रकोप से अंग का शून्य हो जाना। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पंक्ति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रेखांकित अंश से आशय वात के प्रकोप से अंग का शून्य हो जाना ग्रहण किया है। उपरोक्त पंक्तियां जो हैं दोस्तों ये कहाँ से ली गई हैं, आपको पूछा जा सकता है। तो ये पंक्तियां ली गई हैं दोस्तों पद्मावत से। ठीक है, कहाँ से ली गई हैं, पद्मावत की, ठीक है, नागमती वियोग खंड से लिए गए हैं। ठीक है, पद्मावत की मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत के नागमती वियोग खंड, जिसमें अभी ऊपर हम पढ़ रहे थे, नागमती वियोग खंड से इसको लिया गया है दोस्तों, ध्यान रखेंगे इसको। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला दोस्तों, फिर आपको जो है यहाँ पर पंक्तियाँ जो हैं बताना है। देखिए 39 में आंसर कीजिए, जे ही पंखी के नियर हुई कहें बिरह की बात, सोई पंखी जाय जरी तरिवर हुई निपात। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन पंक्तियों को माना है प्रकृति का सुरम्य चित्रण, ऊहात्मक पद्धति, विरह ताप की विशद व्यंजना, अलंकार का उत्कृष्ट उदाहरण। दोस्तों 39 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऊहात्मक पद्धति ध्यान रखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन पंक्तियों में ऊहात्मक पद्धति माना है। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर करेंगे दोस्तों। यहाँ पर भी आपको जो है ऊपर पंक्तियाँ दी हैं, आपको बताना है। ठीक है, देखिए पीयूषों कहे हूँ संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, सो ध्वनि बिरह जरिमुई, ते ही ए धुआं हम लाग। मैं भौरे व काग को अलग अलग संबोधित करने की व्याख्या के प्रसंग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, यह अलंकार का प्रभाव है, रंग की समानता से ही संभव है, आवेग की दशा में यही उचित है, या फिर छंद की पादपूर्ति हेतु किया गया है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है कि भौरे व काग को अलग अलग संबोधित करने की व्याख्या के प्रसंग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन क्या है। तो 40 का दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा इसका।
तो 40 का दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आवेग की दशा में यही उचित है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसको। ठीक, उपयुक्त पंक्ति में भौरे व काक को अलग अलग संबोधित करने की व्याख्या के प्रसंग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि आवेग की दशा में यही उचित है। ठीक है, और यहाँ पर उपयुक्त पंक्तियों में रानी के हृदय में सहानुभूति की संभावना होती कैसे है, यह समझकर होती है कि भौरा और कौवा दोनों उसी विराग्नि के धुएं से काले हो गए हैं जिनमें मैं जल रही हूँ। सम दुख भोगियों में परस्पर सहानुभूति का उदय अत्यंत स्वाभाविक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए 41 में भी आपको बताना है दोस्तों। देखिए, मन अति भयो हुलास बिगसी जनु कोक किरण रवि अरुण अधर तीय सधर बिंब फल जानी कीर छवि। तो उक्त काव्यांश में किसके उल्लास का उल्लेख है? ठीक है, आपको बताना है किसके उल्लास का उल्लेख किया गया है यहाँ पर। पद्मावती की माता, पद्मावती के पिता, या पद्मावती, या फिर पद्मावती की सहेली। क्या हो जाएगा यहाँ पर 41 का राइट आंसर? तो उक्त काव्यांश में दोस्तों पद्मावती के उल्लास का उल्लेख है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका सी, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो है पद्मावती के उल्लास का उल्लेख है। और उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ आपको पूछी जा सकती हैं, ये कहाँ से ली गई हैं? तो दोस्तों ये पंक्तियाँ ली गई हैं, किससे ली गई हैं? पृथ्वीराज रासो से। ठीक है, कहाँ से ली गई हैं? पृथ्वीराज रासो। ठीक है, किसने लिखा है पृथ्वीराज रासो को? आप जानते हैं, चंद बरदाई। ठीक है, चंद बरदाई। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। आपको पूछ लिया जाएगा कि ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं, तो ध्यान रखेंगे कहाँ से ली गई है पंक्तियाँ, पृथ्वीराज रासो से ली गई हैं। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आप जानती हैं यहाँ पर हिंदी का जो वास्तविक प्रथम महाकवि जो है चंद बरदाई को कहा जाता है। तो ये किसने कहा है, पूछा जाता है। हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि जो है चंद बरदाई को ही कहा जा सकता है। ये कहा है दोस्तों मिश्र बंधुओं ने। आपको पूछा जाएगा कि चंद बरदाई को जो है किसने जो है हिंदी का वास्तविक एवं प्रथम महाकवि कहा है, तो ध्यान रखेंगे मिश्र बंधुओं ने कहा है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में। चलिए 42 का आंसर करेंगे। 42 है दोस्तों, ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका कौन है? ऑप्शन देखिए, कामवती, उर्मिला, देवयानी, या फिर मुग्धा। चलिए आंसर कीजिए यहाँ पर 42 का क्या हो जाएगा? ज्ञानदीप। ठीक है, तो ज्ञानदीप दोस्तों इसको आपने बताना है इसके रचनाकार कौन है। ठीक है, ये दोस्तों इसके रचनाकार हैं आपके, कौन है ज्ञानदीप के रचनाकार? बताइए। ज्ञानदीप के रचनाकार है दोस्तों शेख नबी। ठीक है, शेख नबी की रचना है दोस्तों ज्ञानदीप। इसमें आपको बताना है इस काव्य की नायिका कौन है। तो 42 का दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा देवयानी। ठीक है, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका देवयानी है दोस्तों। ज्ञानदीप के रचनाकार मैंने बता दिया शेखर नबी हैं। इस प्रेमाख्यान में राजा ज्ञानदीप और रानी देवयानी की प्रेम कथा का वर्णन है, इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 43 में आपने आंसर करना है चंद बरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे? तो आप सभी जानते हैं चंद बरदाई जो है किसके दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज चौहान, राजा जयसिंह, खुमान राजा, या फिर बीसल देव। तो 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान। सब आप जानते हैं इसको। ठीक है, चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। और रीतिकालीन कवि जो है आप जानते हैं, जैसे बिहारी लाल जो है ये जैसे बिहारी लाल का पूछा जाएगा तो वो बिहारी लाल किसके थे दरबारी कवि? राजा जयसिंह के। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और चंद बरदाई आप जानते हैं चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। ठीक है, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 44 में। चलिए 44 का आंसर करेंगे। 44 है दोस्तों, ये भी मैंने आपको पहले कराया है। 44 देखिए, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी शुक्ल जी के
उक्त कथन का आशय है। तो यहाँ पर आपको कथन दिए हैं, विद्यापति के पदों को आध्यात्मिक चश्मे से देखना चाहिए। दूसरा देखिए, विद्यापति के पदों और गीत गोविंद में भाव साम्य नहीं है। विद्यापति के पद अधिकतम श्रृंगार की ही है और विद्यापति के पदों की रचना भक्ति की दृष्टि से की गई है। तो यहाँ पर 44 का दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 44 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विद्यापति के पद अधिकतम श्रृंगार की ही है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी शुक्ल जी के इस कथन का आशय है कि विद्यापति के पद जो हैं अधिकतम श्रृंगार के ही हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 में दोस्तों आपको यहाँ पर रिक्त स्थान को फिल करना है। ठीक है, देखिए क्या है, पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे डैश कहने से अभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। तो आचार्य शुक्ल के इस कथन के रिक्त स्थान में क्या होगा। चलिए, चौपाई या चौपी, रासो या रासक, दोहा या दूहा या फिर छप्पाई। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर 45 का दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 45 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोहा या दूहा जो है रिक्त स्थान पर आएगा आपका। तो क्या बन जाएगा फिर, देखिए, पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 46 का आंसर करेंगे। 46 है दोस्तों, पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक रचना मानने वाले विद्वान हैं। तो ऑप्शन देखिए, डॉक्टर बूलर, कवि राजा श्यालदास, मुंशी देवी प्रसाद या फिर गौरी शंकर हीराचंद। दोस्तों यहाँ पर आपको पूछा गया है कि देखिए, पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ है दोस्तों, इसके आधार पर जो है पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक रचना मानने वाले विद्वान कौन है। तो 46 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर बूलर। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक रचना मानने वाले विद्वान हैं डॉक्टर बूलर। ठीक है, अब आपको यहाँ से पूछ लिया जाएगा कि पृथ्वीराज विजय की रचनाकार कौन है, ये किसकी रचना है पृथ्वीराज विजय। तो ध्यान रखेंगे, पृथ्वीराज विजय जो है दोस्तों ये रचना है जयानक कवि की, जयानक कवि की रचना है दोस्तों, इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर करेंगे दोस्तों, गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति कौन सी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति कौन सी है। वर्ण रत्नाकर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउल वेल या फिर परमात्म प्रकाश। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। तो दोस्तों ये मैंने बताया था चंपू काव्य के बारे में आप सभी को, जिसमें गद्य और पद्य का मिश्रित रूप होता है चंपू काव्य में। तो चंपू काव्य की जो है प्राचीनतम कृति, प्राचीनतम रचना किसे माना जाता है, राउल वेल को माना जाता है दोस्तों। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, राउल वेल। ठीक है, किसकी रचना है दोस्तों राउल वेल, तो मैंने बताया था ये रोड़ा कवि की रचना है। ठीक है, रोड़ा कवि। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए अगला देखिए 48 का आंसर करेंगे दोस्तों, गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम है। तो ये तो आप जानते हैं, ब्रजयानी साधना, हठयोग साधना, काल भैरव साधना या फिर सम्यक साधना। चलिए गोरखनाथ के बारे में मैंने आपको सब बताया है टोटल। ठीक है, तो गोरखनाथ की साधना पद्धति क्या थी, क्या नाम था उनकी साधना पद्धति का। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हठ योग। ठीक है, आप जानती हैं हठ योग साधना। तो ऑप्शन जो है 48 का बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम हठ योग साधना है और हठ योगियों की सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार दोस्तों हौ का अर्थ यहाँ पर क्या होता है, हौ का हठ योग में हौ जो है आपका, हौ का अर्थ होता है सूर्य। ठीक है, और ठौ का अर्थ होता है यहाँ पर क्या होता है, हौ का अर्थ सूर्य, ठौ का अर्थ होता है चंद्र। ठीक है, क्या होता है, चंद्र।
तो इन दोनों के योग को ही दोस्तों क्या कहते हैं, हम हठ योग कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे इसको। चल अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर कीजिए। पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? तो पाहुड़ दोहा भी मैंने दोस्तों कई बार आपको प्रैक्टिस सेट में करवा रखा है। पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार बताइए कौन से यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जोइंदू, राम सिंह, जिंदत सूरी, धनपाल। चलिए आंसर कीजिए 49 का क्या हो जाएगा। पाहुड़ दोहा कई बार दोस्तों ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राम सिंह। ठीक है, कवि मुनि राम सिंह। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन है? मुनि राम सिंह। ठीक है, राम सिंह जो है, मुनि राम सिंह दोस्तों, ये आदिकालीन कवि हैं। ठीक है, आदिकालीन कवि। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर करेंगे दोस्तों। 50 है, मैं हिंदुस्तान की तूती हूं, यह कथन किस लेखक का है? चलिए आंसर कीजिए, तो आपने कई बार पढ़ा है। कल्लू लाल, इंसा अल्लाह खां, अमीर खुसरो, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, यह कथन दोस्तों किसका है? आप सभी जानते हैं, ये है अमीर खुसरो का कथन। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 50 का। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, यह कथन है अमीर खुसरो का। ठीक है, आदिकालीन लेखक हैं दोस्तों अमीर खुसरो, आप जानती हैं। और अमीर खुसरो दोस्तों किसके शिष्य थे? चलिए बताइए, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? बताया था मैंने आपको, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, नोट कर लें। साथ ही साथ दोस्तों पूछा जाता है अमीर खुसरो का, आपको पूछ लिया जाएगा वास्तविक नाम क्या था। ठीक है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम आपको पूछा जा सकता है। तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम था दोस्तों अबुल हसन। क्या था? अबुल हसन। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, अमीर खुसरो खड़ी बोली हिंदी के साहित्य में प्रथम इनको प्रयोक्ता माना जाता है दोस्तों। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में। 51 का आंसर करेंगे दोस्तों, देसिल बना सब जन मिठा। तो देसी भाषा की मिठास का वर्णन करने वाले रचनाकार का नाम, ये भी मैंने आपको करवा रखा है। देसिल बना सब जन मिठा, तो देसी भाषा की मिठास का वर्णन यहाँ पर किसने किया है? चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा 51 का। तो अब राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, विद्यापति। ठीक है, विद्यापति जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विद्यापति की दोस्तों आपने रचनाएं देखनी है। ठीक है, इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं, इनकी रचनाएं आपने याद रखनी है। कीर्तिलता, कीर्ति पताका। ठीक है, ये तो आपको आप जानती हैं। साथ ही साथ पदावली भी इनकी एक रचना है दोस्तों, पदावली। ठीक है, पदावली किसकी रचना है पूछ लिया जाएगा, तो विद्यापति की रचना है पदावली। और कीर्तिलता, ठीक है, ये तो आप सभी ने पढ़ा है कीर्तिलता, अब तो आपको याद हो गए होंगे कीर्तिलता और कीर्ति पताका। ठीक है, कीर्तिलता और कीर्ति पताका और पदावली, ये तीनों रचनाएं किसके हैं? विद्यापति के हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और पूछा जाता है दोस्तों कि साथ ही साथ इनमें जो है जो पदावली है, इसकी रचना जो है किस भाषा में की करके, ये आपको पूछा जाता है। ठीक है, पदावली की रचना इन्होंने की थी दोस्तों, किस में की थी, किस भाषा में की थी? मैथिली भाषा में। मैथिल कोकिल कहा जाता है ना विद्यापति को, तो मैथिली भाषा में की थी। ठीक है, मैथिली भाषा में। ठीक, तो उसको भी ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर करेंगे दोस्तों। सारंगधर पद्धति किस विधा की रचना है? आपको बताना है सारंगधर पद्धति जो है ये किस विधा की रचना है? महाकाव्य, सुभाषित संग्रह, खंड काव्य, या फिर एकार्थ काव्य। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 52 का दोस्तों? सारंगधर पद्धति दोस्तों ये सुभाषित संग्रह विधा की रचना है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सारंगधर पद्धति में बहुत से साबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य दिए गए हैं, जिसमें बीच बीच में देश भाषा की वाक्याएं हैं। तो सारंगधर पद्धति के रचनाकार सारंगधर हैं दोस्तों, ये एक अच्छे कवि और सूत्रकार थे। ठीक, ये भी आपको ध्यान में रखना है।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53। तो 53 को ऑप्शन आपके यहाँ पर है। देखिए 53 देखिए, गौतम बुद्ध की पत्नी की उज्ज्वल चरित्र के अंकन के लिए मैथिली शरणगुप्त ने किस ग्रंथ की रचना की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गौतम बुद्ध की पत्नी की उज्ज्वल चरित्र के अंकन के लिए मैथिली शरणगुप्त ने किस ग्रंथ की रचना की? नीचे देखिए ग्रंथ: अर्जन, द्वापर, यशोधरा, झंकार। चलिए आंसर कीजिए यहाँ पर 53 का क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यशोधरा। ठीक है, आपने पढ़ा है ना, मैथिली शरणगुप्त की रचना है यशोधरा। ठीक है, तो यशोधरा आपको ध्यान रखना है। इसका जो दोस्तों ये जो मैथिली शरणगुप्त ने इसकी रचना की है यशोधरा की, तो गौतम बुद्ध की पत्नी की उज्ज्वल चरित्र के अंकन के लिए इन्होंने इस ग्रंथ की रचना की है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, और यशोधरा की रचना कब की थी दोस्तों मैथिली शरणगुप्त ने? 1932 1932 में की थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, और इसमें दोस्तों आप जानती हैं जो यशोधरा है, यशोधरा रचना, तो इस रचना में दोस्तों मैथिली शरणगुप्त ने इसको किस शैली में लिखा है, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो यशोधरा का जो है मैथिली शरणगुप्त ने इसको किस शैली में लिखा है? इसको लिखा है दोस्तों गीति नाट्य शैली में। ठीक है, गीति नाट्य शैली। आपको सीधे पूछ लिया जाएगा मैथिली शरणगुप्त की कौन सी रचना जो है गीति नाट्य शैली में है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका यशोधरा। ठीक, ध्यान रखेंगे इसको। और बाकी जो है आप जानती हैं जो मैथिली शरणगुप्त हैं इनकी रचनाएं आपको सारी मैंने बता रखी हैं। ठीक है, जैसे आपका भारत भारती हो गया, झंकार हो गया, द्वापर हो गया, रंग में भंग हो गया, जयद्रथ वध हो गया, ये सारी रचनाएं मैथिली शरणगुप्त की हैं। यहाँ पर दोस्तों एक क्वेश्चन आपको और यहाँ पर साथ में देखना है। इनकी मैथिली शरणगुप्त की रचना है साकेत। ठीक है, आप जानते हैं साकेत रचना है किसकी है? मैथिली शरणगुप्त की है। साकेत को इन्होंने कब लिखा था? 1931 में लिखा था, 1931 में। ठीक है, तो साकेत में दोस्तों ये एक महाकाव्य है साकेत, और इसमें दोस्तों आपको ध्यान रखना है इसके लिए इनको कौन सा पुरस्कार मिला था, आपको पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो साकेत के लिए मैथिली शरणगुप्त को कौन सा पुरस्कार मिला था, बताइए? तो साकेत के लिए दोस्तों मैथिली शरणगुप्त को मिला था मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान। ठीक है, ध्यान रखना, मंगला प्रसाद, नोट कर लें, मंगला प्रसाद। ठीक है, पारितोषिक पुरस्कार या पारितोषिक सम्मान इनको मिला था, मंगला प्रसाद पारितोषिक। ठीक है, मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान किसके लिए मिला था? साकेत के लिए मिला था, मैथिली शरणगुप्त को। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसको ये पूछा जाता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में। 54 का आंसर करेंगे दोस्तों, मनोविनोद भाग 1, 2, 3 किसकी रचना है? मुक्तिबोध, पंत, श्रीधर पाठक, सेनापति। ये भी मैंने आपको अच्छे से करवा रखा है। ठीक है, मनोविनोद कई बार पूछा गया है, रचना किसकी है और इसमें कितने भाग हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर बताइए 54 का। कमेंट कीजिए दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन का आप लोग कमेंट जरूर करें आंसर। चलिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? मनोविनोद किसकी रचना है? तो 54 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका श्रीधर पाठक। किसकी रचना है मनोविनोद? श्रीधर पाठक की रचना है दोस्तों, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। श्रीधर पाठक ने दोस्तों, इसका प्रकाशन वर्ष आपको पूछा जा सकता है मनोविनोद ग्रंथ का। तो इसका दोस्तों जो प्रकाशन हुआ था, तो ये मनोविनोद को आप ध्यान रखेंगे, इसका प्रकाशन हुआ था 1882 में, 1882 में इसका प्रकाशन हुआ था दोस्तों मनोविनोद ग्रंथ का। और श्रीधर पाठक की रचना है दोस्तों ये। और किस भाषा में इसको लिखा गया है दोस्तों? ब्रज भाषा में इसको लिखा गया है। ठीक है, ब्रज भाषा पूछ लिया जाएगा आपको किस भाषा में इसको लिखा गया है, तो इसको ब्रज भाषा में लिखा गया है मनोविनोद ग्रंथ को। ठीक है, एक मौलिक काव्य है दोस्तों ये। और श्रीधर पाठक जो है खड़ी बोली के प्रथम जो है स्वच्छंदतावादी कवि माने जाते हैं दोस्तों। श्रीधर पाठक ध्यान रखेंगे, ये जो है क्या माने जाते हैं? खड़ी बोली के प्रथम, ठीक है, खड़ी बोली, खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि, स्व स्वच्छंदतावादी
स्वच्छंदतावादी कवि इनको माना जाता है दोस्तों, श्रीधर पाठक को, ध्यान रखेंगे इसको, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55। इसका आंसर करेंगे, हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचयिता कौन है। चलिए आंसर कीजिए यहाँ पर 55 में, हल्दी घाटी नामक जो महाकाव्य है ये किसने लिखा है दोस्तों, आपको बताना है। श्याम नारायण पांडे, माखनलाल चतुर्वेदी, ठाकुर गोपाल शरण सिंह या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 55 का। 55 का दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, श्याम नारायण पांडे। ठीक है, हल्दी घाटी नामक जो महाकाव्य है दोस्तों किसका है, श्याम नारायण पांडे का है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। श्याम नारायण पांडे आप जानते हैं दोस्तों, ये द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि हैं। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 56 आपने आंसर करना है। यहाँ पर 56 का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रिय प्रवास की निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख नहीं किया है। ठीक है, आपको बताना है यहाँ पर 56 में कि प्रिय प्रवास की निम्नलिखित में से विशेषता का उल्लेख आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नहीं किया है। कौन सी विशेषता का उल्लेख नहीं किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। प्रिय प्रवास आप जानते हैं किसकी रचना है प्रिय प्रवास, तो प्रिय प्रवास दोस्तों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंत की रचना है प्रिय प्रवास। ठीक है, आप सभी ने पढ़ा है। तो दोस्तों कौन सी विशेषता का उल्लेख नहीं किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। देखिए पहला है, अधिकतर पदों में बड़े ढंग से हिंदी अपनी चाल पर चलती दिखाई पड़ती है। इसकी कथा वस्तु एक अच्छे प्रबंध के लिए पर्याप्त है। यह काव्य अधिकतर भाव व्यंजनात्मक और वर्णात्मक है। या फिर डी देखिए, हिंदी को है, था, किया, दिया ऐसी दो एक क्रियाओं के भीतर ही सिमट कर रह जाना पड़ा है। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 56 का। 56 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, इसकी कथा वस्तु एक अच्छे प्रबंध के लिए पर्याप्त है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका, ये विशेषता का उल्लेख जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नहीं किया है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। बाकी प्रिय प्रवास जो है दोस्तों ये किसकी रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंत की रचना है। ठीक है, और कौन कौन सी रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंत की, एक तो प्रिय प्रवास हो गया। प्रिय प्रवास के साथ साथ आपको याद रखना है कौन कौन से सारे मैंने आपको बताए हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंत की रचना है, रसिक रहस्य है इनकी रचना, एक रसिक रहस्य। ठीक है, रसिक रहस्य पूछ लिया जाएगा आपको, रसिक रहस्य किसकी रचना है, तो रसिक रहस्य किसकी रचना है, रसिक रहस्य जो है आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंत की रचना है रसिक रहस्य। ठीक है, प्रेम प्रपंच, ठीक है, प्रेम प्रपंच, तो प्रेम प्रपंच जो है ये किसकी रचना है आपको पूछ लिया जाएगा। ये भी दोस्तों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंत की रचना है प्रेम प्रपंच। ठीक है, साथ ही साथ प्रिय प्रवास हो गया। ठीक है, और कौन कौन सी है, रस कलश भी इनकी रचना है दोस्तों, रस कलश। ठीक है, रस कलश किसकी रचना है आपको पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो रस कलश भी इनकी रचना है दोस्तों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंत की। फूल पत्ते, ठीक है, ये भी इनकी रचना है, फूल पत्ते किसकी रचना है पूछ लिया जाएगा, तो ये भी हरिऔंत की रचना है फूल पत्ते। ठीक है, और कौन कौन की रचना है इनकी, कल्पलता है इनकी रचना, कल्पलता पूछ लिया जाएगा आपको, कल्पलता किसकी रचना है, तो ये हरिऔंत की रचनाएं हैं दोस्तों सारी, तो आपको सभी जो है ध्यान में रखनी है। ठीक है, और कौन कौन की रचनाएं हैं इनकी हरिऔंत की, जैसे चौखे चौपते हो गया। ठीक है, चुपते चौपते हो गया, ये सारी रचनाएं इन्हीं की हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में। 57 का आंसर करेंगे दोस्तों। 57 में देखिए, भालू में रणझंकार अभी, लटकी कटी में तलवार अभी, भोले पर में ललकार अभी, आंखों में है अंगार अभी। तो प्रज्ञा प्रभा उद्धृत उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की हैं। चलिए आंसर कीजिए 57 का क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। भालू में रणझंकार अभी, लटकी कटी में तलवार अभी, भोले पर में ललकार अभी, आंखों में है अंगार अभी। तो दोस्तों ये पंक्तियां जो हैं किस कवि की हैं आपको बताना है। मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, कन्हैया लाल सेठिया और श्याम नारायण पांडे। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो दोस्तों ये पंक्तियां हैं दोस्तों, कहाँ से ली गई हैं पंक्तियां और किसकी हैं, तो ये दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है। ये पंक्तियां हैं श्याम नारायण पांडे की। ठीक है, ऑप्शन डी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। किसकी पंक्तियां हैं, श्याम नारायण पांडे की हैं।
ठीक है, इसको आपने ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखिए 58, इसका आंसर करें। भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो आप जानती हैं दोस्तों, ये कई बार आपने पढ़ लिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 58 का? भारत भारती के रचनाकार हैं दोस्तों, कौन है? मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त को दोस्तों क्या कहा जाता है? राष्ट्र कवि कहा जाता है। ठीक है, राष्ट्र कवि। तो राष्ट्र कवि जो है किसने कहा, ये आपको पूछ लिया जाएगा। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि किसने कहा? तो ये कहा था दोस्तों, किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है। और इसी रचना को लिखने पर जो है इनको जो है राष्ट्र की उपाधि मिली थी। ठीक है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, भारत भारती की रचना को लिखने पर महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। ठीक है, ध्यान रखें। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर करेंगे दोस्तों। आधुनिक काल की काव्य में कविताएं किस भाषा में लिखी जाती थी? खड़ी बोली में, ब्रज भाषा में, अवधि में, या फिर ब्रज और अवधि? आधुनिक काल के काव्य में कविताएं जो हैं किस भाषा में लिखी जाती थी दोस्तों? आधुनिक काल की बात हो रही है, तो आधुनिक काल के काव्य की कविताएं जो है किस भाषा में लिखी जाती थी? तो 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी जानते हैं, खड़ी बोली में लिखी जाती थी। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक काल के काव्य में कविताएं खड़ी बोली में लिखी जाती थी। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 60, और आज का आखिरी क्वेश्चन है, आपने आंसर करना है। प्रिय प्रवास का वर्णीय विषय क्या है? राम वनवास, बुद्ध का गृह त्याग, कृष्ण का मथुरा प्रवास, या फिर सीता का करुणापूर्ण चित्र? चलिए आंसर कीजिए। मैंने बताया था अभी ऊपर आपको, प्रिय प्रवास जो है किसका ग्रंथ है, किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध की रचना है दोस्तों ये प्रिय प्रवास। ठीक है, किसकी रचना है? हरिऔंध की। ठीक है, हरिऔंध की रचना है, ध्यान रखेंगे। तो इसमें जो वर्ण विषय है वो क्या है, तो इसमें ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 60 का राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण का मथुरा प्रवास। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रिय प्रवास की रचना कब की गई थी दोस्तों? हरिऔंध ने कब की इसकी रचना? प्रकाशन वर्ष पूछा जा सकता है, तो मैंने बताया आपको 1914। ठीक है, 1914 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था प्रिय प्रवास का। और दोस्तों ये क्या है प्रिय प्रवास? ये एक महाकाव्य है। ठीक है, महाकाव्य। ठीक है, अब महाकाव्य कैसा महाकाव्य है? तो ये मैंने पूछा था, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है इसको। ठीक है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। ठीक है, ऊपर नीचे हो गया, आप इसको अच्छे से नोट कर ले। ठीक है, खड़ी बोली का प्रथम जो महाकाव्य है किसे माना जाता है दोस्तों? प्रिय प्रवास को माना जाता है। ठीक, प्रिय प्रवास में दोस्तों कितने सर्ग हैं पूछा जाता है। तो प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं? इसमें है आपके कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं, 17। ठीक है, 17 सर्ग हैं इसमें, ये भी पूछ लिया जाएगा आपको। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसका जो वर्ण विषय है दोस्तों, कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का इसमें वर्णन है। ठीक, तो दोस्तों ये देखें हमने आज 60 तक का हमने आज कवर किया। दोस्तों आज की सेशन में आपको जो है क्वेश्चन कैसे लगे दोस्तों, ज़रूर कमेंट में दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।